Hello students, welcome to CACP IS Academy. This side Apurbo. Today's date is 22nd of August 2025. Let's begin with our analysis. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @CACP_Assam को फॉलो ज़रूर कीजिए. So, before starting with the analysis, I would like to announce and declare gladly that CACP IS Academy has launched its another foundation batch. If you are dreaming to become an IAS, IPS or ACS, APS, then you shall join our CACP IS Academy, जहाँ पर हमने लॉन्च किया है एक फ्रेश बैच फॉर APSC फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है इस सितंबर 2025, विच इज़ अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो देयर इज़ एन अर्ली बर्ड ऑफर, तो आप जितनी जल्दी हो सके एडमिशन्स ले लीजिए. सो विदाउट एनी डिले, तो आज हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. वी विल बी डिस्कसिंग ऑन डल लेक होस्ट्स फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स. Then we will discuss Kerala being the first state which is fully digitally literate. Path for judicial integrity. ये एक आज एडिटोरियल आया है regarding the custodial violence, custodial deaths. Then organ donation and gender disparity, and promotion and regulation of online gaming bill. The first news is regarding Dal Lake. Dal Lake कहाँ है? Dal Lake है कश्मीर में. It is going to host its first ever Khelo India Water Games. So the context of the news कि जहाँ पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल डाल लेक श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर में वो होस्ट होने वाला है. इट विल द फर्स्ट एवर, जहाँ पर फीचर होगा कौन से गेम्स जैसे कि रोइंग, कायाकिंग एंड कैनोइंग, और भी कुछ गेम्स होंगे जहां पर 409 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले. 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी पार्टिसिपेटिंग विथ 202 फीमेल एथलीट्स. द इवेंट अलाइंस विथ इंडियाज गोल ऑफ इम्प्रूविंग ओलंपिक परफॉर्मेंस इन वाटर स्पोर्ट्स. क्योंकि इंडिया का जो विजन है कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे इंडिया को वो होस्ट करना है. इंडिया वांट टू बी द होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स. तो इसीलिए इंडिया अपने जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स है उनको वो करा रहे सो दैट उनका एफिशिएंसी फॉर द बिगर गेम इट गेट्स बेटर. सो इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली बीन वीक इन वाटर स्पोर्ट्स. कि इंडिया का जो वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है वो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वीक है. उतने ज़्यादा कुछ खास मेडल्स वगैरह नहीं आए हैं. इवेंट्स लाइक दिस, मतलब इवेंट्स लाइक खेलो इंडिया वाटर गेम्स, दिस विल बिल्ड अ टैलेंट पूल एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक कम्पिटिटिव एक्सपोजर दिया जाएगा कि जो बच्चे, जो एथलीट, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो आगे आएंगे और छोटे छोटे गेम्स से, नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन से वो इंटरनेशनल लेवल जैसे कि ओलंपिक्स में वो भाग लेकर इंडिया का नाम उस जगह पर भी रोशन कर सकते हैं. जैसे ओपन एज फॉर्मेट अलाइंस डायरेक्टली विथ ओलंपिक कैटेगरीज जैसे 14 कायाकिंग, कैनोइंग एंड 10 रोइंग. कश्मीर विच इज़ नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी गेन्स अ न्यू स्पोर्ट्स टूरिज्म डायमेंशन. ठीक है, ये कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक नया एवेन्यू हो सकता है जिसके वजह से कश्मीर की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और वहाँ के एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स को भी मीट किया जा सकता है. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इन डल लेक कैन डाइवर्सिफाई द वैलीज इकोनॉमी. Promotion of water sports in Dal Lake can diversify the valley's economy, that what I have discussed just now. It will boost the local with youth participation. कि जो इंसर्जेंसी है, जो टेररिज्म है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको भी एड्रेस किया जा सकता है बाय गिविंग द लोकल यूथ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टिसिपेशन एंड एंगेजिंग देम इन द मेन स्ट्रीम. स्पोर्ट्स में अगर बच्चे एंगेज होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमी, उनको जॉब मिल रहा है, उनका बिजनेस बन रहा है, तो वो टेररिज्म की तरफ नहीं जाएंगे. उनका जो प्रोजेलिटाइजेशन है, उनका जो ब्रेन वॉशिंग है वो भी नहीं होगा.
एंड ऑलमोस्ट 50% पार्टिसिपेशन बाय वुमेन एथलीट्स, 202 आउट ऑफ 409, 409 में से 202, ऑलमोस्ट दैट इज 50% आर वुमेन एथलीट्स, इंडिकेट्स जेंडर इंक्लूसिविटी इन द स्पोर्ट्स। ऑलराइट, जहाँ पर इंडिया के जो 36 स्टेट्स और यूटीज़ है वो पार्टिसिपेशन करेंगे, विच विल लीड टू नेशनल इंटीग्रेशन विथ JNK। देन इट इज़ प्रोजेक्टिंग इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर बियॉन्ड क्रिकेट, कि इंडिया में अगर स्पोर्ट्स है, इंडिया ने सबसे ज़्यादा अगर नाम कमाया है वो कमाया है क्रिकेट में, तो क्रिकेट से भी आगे बढ़ के अभी इंडिया सोचेगा। तो वो जो ग्लोबल परसेप्शन है कि इंडिया से स्पोर्ट्स बोले तो क्रिकेट में ही उसका योगदान ज़्यादा है और बाकी के स्पोर्ट्स में नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो बीन चैलेंज्ड। एंड दाल लेक as Europe like, Dal Lake as Europe like, it builds international branding potential for India। ऑलराइट, तो मतलब दाल लेक भी फोकस में आएगा और वो एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग पोटेंशियल ऑफ दाल लेक हो सकता है। उसमें चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, कि बड़े बड़े अगर स्पोर्ट्स करवाना है तो वहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ इन दिस केस वाटर स्पोर्ट्स में। फिर अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोलते हैं तो कि दाल लेक जो है इट हैज़ अ क्राइसिस ऑफ पोल्यूशन, देन एनक्रोचमेंट, एंड दैट मस्ट बी बैलेंस्ड विद टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड इकोलॉजी। टैलेंट को रिटेन करना, रिटेंशन ऑफ टैलेंट, द एथलीट्स रिक्वायर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, नहीं कि ऐसा कि कोई एक गेम खिलवा कर वहाँ का वो प्रोग्राम शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, बट एथलीट्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो उनको एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए, नॉट जस्ट इवेंट बेस्ड रिकग्निशन। देन फंडिंग एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स इन नीश स्पोर्ट्स आर ऑल्सो एसेंशियल। ठीक है, सो वी हेयर इज द MCQ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। नेक्स्ट, केरला इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेसी स्टेट। ठीक है, हमें पता था इतने सालों से कि केरला इज़ द इंडियाज़ द मोस्ट लिटरेसी स्टेट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी लेवल केरला में है, दैट इज़ 100% लिटरेसी रेट। पर अभी ये भी बोला जा रहा है कि केरला इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट भी है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है कि इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल डिवाइसेस, कि आप कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, एप्लीकेशंस, उन डिजिटल या फिर कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस को अगर यूज़ कर पा रहे हो, सोशल मीडिया को अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो, तो उसको कहा जाता है डिजिटल लिटरेसी। ओके, एंड नेटवर्क्स टू एक्सेस एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। तो अभी जो केरला जो फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है बाय द डिजी केरला प्रोजेक्ट, कि ये क्या है डिजी केरला प्रोजेक्ट? ये इट इज़ द ग्रास रूट इंटरवेंशन ऑफ द केरला गवर्नमेंट टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड अमंग द पीपल ऑफ केरला, जहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाया लोगों को थ्रू द लोकल बॉडीज अक्रॉस द होल स्टेट। It surveyed 1.5 crore people from 83.46 lakh family and identified that 21.88 lakh digitally illiterate individuals. They have identified कि in total लोगों में से 21 लाख से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा लोग 21 लाख से वो डिजिटली इलिटरेट है, बाकी के सब क्या है? डिजिटली लिटरेट है। It identified 99.98% ट्रेंड सक्सेसफुली। केरला का माइलस्टोन अगर देखें तो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% डिजिटल लिटरेसी, कंप्लीशन ऑफ फेज 1। ये जो अचीवमेंट केरला को मिला है उसमें एक सिंबॉलिक जेस्चर भी दिया गया है, लाइक द CM, द चीफ मिनिस्टर इंटरेक्टेड वाया वीडियो कॉल विथ 104-year-old ट्रेन्ड पार्टिसिपेंट, कि एक 104 साल वयस्क के साथ चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉल में पार्टिसिपेट किया है। तो उससे
ये दर्शाया गया दैट केरला में इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी डिजिटली लिटरेट बन गए हैं. ओके, तो यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करें कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस टू दिस, कि बाय द ब्रिजिंग दिस डिजिटल डिवाइड व्हाट विल केरला अचीव, कि केरला विल अचीव एन इक्विटेबल एक्सेस टू ई गवर्नेंस. तो केरला गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने में सहाय मिलेगा थ्रू ई गवर्नेंस, ऑनलाइन एडुकेशन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग. क्या क्या मैंने बोला, लाइक ई गवर्नेंस, then online education, telemedicine और digital banking. ठीक है, these are the utilities, public utilities that public are using digitally. And also it will become a model of replication, कि केरला ने अगर ये अचीवमेंट उसने हासिल किया है तो उसको मॉडल बनाकर अलग अलग स्टेट भी उसी गति में आगे बढ़ेंगे, उसी पद में वो आगे बढ़ेंगे. ओके, जैसे कि लिटरेसी हो, हेल्थ हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, केरला हमेशा एक मॉडल रहा है. ओके, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द इंक्लूसिविटी. फाइन. सो हियर इज द MCQ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़. So we expect answers in the comment section. Next analysis is based on an article from The Hindu कि justice is not about teaching someone a lesson, कि किसी को एक lesson समझा देना यही justice नहीं है. ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है इसका कंटेक्स्ट है custodial violence in Chhattisgarh, कि in a recent judgment on a custodial death, no, not custodial violence but custodial death case from Chhattisgarh, the High Court reduced the conviction of police officers from murder to culpable homicide. And कहा है कोर्ट ने कि it was observing that the officers intended to teach a lesson to the victim, कि victim को lesson सिखाने के लिए ये मर्डर किया गया है, नॉट टू एंश्योर द जस्टिस. द जुडिशियल लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स डीप कंसर्न अबाउट इंस्टीट्यूशनल टॉलरेंस ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, इट्स कास्ट डायमेंशंस एंड द लार्जर इम्प्लीकेशन फॉर द रूल ऑफ लॉ. तो यहाँ पर क्या इश्यूज हाईलाइट होता है? द इश्यूज दैट आर हाईलाइटेड आर सम जुडिशियल लैंग्वेज एंड नॉर्मलाइजिंग वायलेंस, कि जैसे फ्रेजेस लाइक टीचिंग अ लेसन, कि किसी को कुछ सबक सिखाना, इट इज़ रिस्किंग द लेजिटिमाइज्ड कस्टोडियल ब्रूटलिटी एज अ डिसिप्लिनरी टूल, कि कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रहने के बाद पुलिस जो ब्रूटैलिटी दिखाता है वो कल्प्रिट को, हाँ, तो उस चीज़ को लेजिटिमाइज किया जा रहा है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है. लैंग्वेज इन जजमेंट शेप्स द इंस्टीट्यूशनल कल्चर एंड फ्यूचर पॉलिसी. जैसे कि इस केस में जो विक्टिम है, द विक्टिम इज़ अ दलित मैन, ही वॉज अ दलित, तो यहाँ पर एक कास्ट एंगल भी आता है. तो कास्ट डायमेंशन फ्रॉम दिस कस्टोडियल वायलेंस, कि कोर्ट्स ऑफन डिमांड दिस एक्सप्लिसिट प्रूफ ऑफ कास्ट मोटिवेशन इग्नोरिंग स्ट्रक्चरल कास्ट पावर, एंड हेंस इट अंडरमाइंस द इंटेंट ऑफ द SC/ST एक्ट. फिर सिस्टमेटिक वीकनेसेस कुछ है, जैसे investigations are often conducted by police themselves, that's why we see a very low conviction rates in custodial death, कि custodial death के जो investigation है वो पुलिस खुद करते हैं. ठीक है, तो इंटरनली अगर उनका कोहेशन है तो वहाँ पर कन्विक्शंस बहुत कम मिलने वाला है. देन इट ऑल्सो वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एज वेल. रूल ऑफ लॉ क्या डिमांड करता है? रूल ऑफ लॉ डिमांड करता है ड्यू प्रोसेस. कुछ भी करना है, कोई भी जस्टिस अगर इंश्योर करना है, दैट मस्ट गो थ्रू अ ड्यू प्रोसेस, नॉट जस्ट अ विजिलेंटे स्टाइल जस्टिस, कि मार देना, इनकाउंटर कर देना, दैट शैल नॉट बी देयर इन जस्टिस. तो वो जस्टिस नहीं माना जाएगा. Thus, judicial reasoning that is tolerating the disciplinary violence, it weakens this constitutional principles of dignity, proportionality and equity. क्या?
डिग्निटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड इक्वालिटी, इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ये सब जो इंसिडेंट है वो वायलेट करता है. ठीक है. सो देयर इज द MCQ फ्रॉम दिस न्यूज़. सो वी अगेन एक्सपेक्ट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वन, ऑर्गन डोनेशंस एंड जेंडर डिस्पैरिटी. तो आर्टिकल का टाइटल है व्हाट हैज़ नोटो सेड अबाउट ऑर्गन डोनेशंस टू वुमेन. तो व्हाट इज नोटो, हम देखेंगे नोटो क्या है. नोटो, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. What is the news here? कि Noto has recently issued a directive to prioritize women patient and relatives of deceased donor in organ allocation. क्या डायरेक्टिव है कि नोटो ने कहा है वुमेन पेशेंट को प्रायोरिटाइज किया जाए और रिलेटिव्स ऑफ द डिसीव्ड डोनर्स इन ऑर्गन एलोकेशन. So this comes amid concerns of gender disparity in organ donation and transplantation where women donate the most but receive the least. तो डेटा के अनुଯାयी क्या है कि वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा वो डोनेट करता है, वो डोनर है, बट सबसे ज़्यादा कम ऑर्गन मिलता है वुमेन को ही. तो मतलब ये फीमेल टू मेल सेंट्रिक है. वुमेन इज़ द डोनर, लार्जेस्ट डोनर एंड मेल इज़ द लार्जेस्ट रिसीवर. सो नोटो क्या है? नोटो इज़ द एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट डोनेशंस को वो देखता है. इट कोऑर्डिनेट्स, इट मॉनिटर्स, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ रिलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया. इट वर्क्स विथ रोटो एंड सोटो. रोटो क्या है? वो रीजनल है. सोटो क्या है? वो स्टेट लेवल पे काम करता है. नेशनल सबसे ऊपर है नेशनल लेवल नोटो, देन आता है रीजनल लेवल रोटो एंड देन आता है स्टेट लेवल सोटो. ठीक है. और एक अगर हम एक्ट के बारे में बोले, दैट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994. इट गवर्न्स द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन. इट प्रोहिबिट्स कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है. एंड इट इज अमेंडेड इन 2011 विच इंक्लूड ह्यूमन टिश्यू डोनेशन. तो ये याद रखिए कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रेदर देन मेंस. सो हियर इज द क्वेश्चन, यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट वन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल. तो ये राज्यसभा ने थर्सडे को, यस्टरडे राज्यसभा पास दिस पर्टिकुलर बिल. तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग. ऑनलाइन गेम जैसे कि इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल्स, जैसे कि चेस, लूडो या फिर कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट्स, देयर इज़ अ गेम ऑफ स्किल, तो वो ऑनलाइन गेमिंग है. तो ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है? गेम ऑफ चांस, जैसे कि पोकर, रॉलेट, बेटिंग. ठीक है, जिसको हम जुआ बोल सकते हैं, वो है ऑनलाइन गैम्बलिंग. नो, देयर इज़ अ ग्रे एरिया दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग. कि मतलब वहाँ पर अगर हम गेमिंग बोले तो उसको हम हमेशा वाइट कलर में देखते हैं और गैम्बलिंग को हमेशा हम एक ब्लैक कलर में देखेंगे, नेगेटिव सेंस में देखेंगे. पर ऑनलाइन गेमिंग में भी एक ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी या फिर पोकर. इट इज़ डिबेटेड वेदर अ स्किल और अ चांस. ठीक है, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है क्या वो स्किल है या फिर एक चांस है. तो यही है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल. तो द राज्यसभा ने ये बिल को पास किया है. द बिल प्रोहिबिट्स स्टेट्स स्टेक्स बेस्ड पे टू पे रियल मनी गेम एंड प्लेटफॉर्म सच एज Dream11, MPL एंड पोकर बाजी. तो इन ये जो बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है Dream11, MPL, पोकर बाजी, एडवर्टाइजमेंट्स जो आता ही रहता है, उन सब प्लेटफॉर्म को ये बिल प्रोहिबिट करता है. एंड द गवर्नमेंट साइड सोशल हार्म्स जैसे कि फैमिली फाइनेंशियल रूइन, कि जो इन सब गेमों में जो इन्वॉल्व होता है वो अपने फैमिली के जो सेविंग्स को भी वो इरोड कर देता है, विच रूइन द फैमिली फाइनेंशियली. और गैम्बलिंग का आदत भयंकर है, वो यूथ के बीच बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो गवर्नमेंट ने ये रीजंस साइट किए हैं. ठीक है. सो अभी जो है इसमें रेगुलेशंस लाने के बारे में बोला गया है, रैदर अ ब्लैंकेट बैन, जैसे कि लाइसेंस होगा, एज रेस्ट्रिक्शंस होंगे या फिर खर्च करने में कैपिंग कर दिया जाएगा. देयर विल बी स्पेंडिंग कैप्स. देन अवेयरनेस कैंपेन्स, इट विल एडुकेट द यूजर्स अबाउट रिस्क. ठीक है. ऑल्सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग टैक्स ऑल्सो,
कि गवर्नमेंट लूजेज जीएसटी रेवेन्यू। तो जीएसटी ऑलरेडी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसों की लेन देन होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लेता है। सो उन सब चीज़ों का ये बिल होगा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो इस बिल को लेकर और भी ज़्यादा डिस्कशंस होंगे, तो आने वाले हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में इस बिल को लेकर और भी चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, मीन्स अगर आपको इस एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, एंड डू फॉर सब्सक्राइब टू CSE PAS Academy's YouTube channel. Thank you so much. Take care.